साक्षी शब्द के तमाम श्रोताओं मित्रों को हमारा हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह साक्षी शब्द को लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। जनवरी 2022 से बिल्कुल नए स्वरूप में नई आशा और उमंग लेकर आपके साथ साक्षी है शब्द। साक्षी है शब्द। जब घर छोड़ा, खुदा हाफिज कहते हुए दरवाजा बंद ना होकर जोर से खुला। पिंजरे से आजाद हुआ तोता पेड़ पर बैठने की बजाय मंडराता रहा घर में। डपटने के बाद भागी नहीं बिल्ली और म्याऊं म्याऊं करती हिलाने लगी पूंछ। बचा खुचा सामान बेकाम होकर मानो चीखने लगा। हर किसी ने सुना खुदा हाफिज घर में। घर ने सुनकर भी नहीं सुना। तोता पिंजरे के आसपास डोलते हुए बोल रहा था बस एक ही शब्द, खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। तो मित्रों, ये एक छोटी सी झलक थी आज के कार्यक्रम की, और इस झलक से आपको अंदाजा हो गया होगा कि जिस शख्सियत को हमने अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है वो एक कवि तो है ही, कवि, गद्यकार, रचनाकार, छायाकार, फिल्मकार, संपादक, और सबसे बड़ी बात कि हमारे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सर्वोच्च पद को इन्होंने सुशोभित किया है। तो बगैर देर किए हुए हम बहुत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं श्री लीलाधर मंडलोई जी को। सर नमस्कार, स्वागत करता हूँ। शुक्रिया। तो बस ये ठीक हूँ सर, आशीर्वाद है बस। आपको देखता हूँ काम करते हुए, आप रिटायरमेंट के बाद भी, सेवानिवृत्ति के बाद भी आप इतने एक्टिव, सक्रिय हैं, और जब आप कार्यरत थे तो भी इतने सक्रिय थे बहुत सारी चीज़ों में। तो मुझे आपसे बहुत प्रेरणा मिली है सर, और हमेशा मैं कोशिश करता रहा हूँ कि आपका अनुकरण करूँ, कुछ चीज़ें शायद आपसे मिल जाए मुझे एकलव्य की तरह, और मतलब रोल मॉडल तो मैं आपको मानता ही हूँ सर। दरअसल क्या है कि मैं भी साक्षी हूँ, जैसे आपके इस कार्यक्रम का शीर्षक बहुत सुंदर है, साक्षी है शब्द। तो मैं भी अपने समय का, अपने मित्रों का जिनके साथ काम किया, उनके साथ हमेशा एक साक्षी भाव में रहकर मैंने उनसे ही ज्यादा सीखा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि कोई भी जिस तरह से मैं एक गांव के और आदिवासी गांव के बैकग्राउंड से आया था, तो मुझे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे न्यूएंसेस नहीं मालूम थे मीडिया के, लेकिन मैंने जब सीखा तो इस सफर में न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने कदम कदम पर ये बताया कि ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है। ये अलग बात है कि आपके पास साहित्य और संस्कृति की कुछ संवेदना थी, तो उसने जरूर साथ दिया। लेकिन साक्षी तो शब्द के अलावा वे लोग भी हैं जिनके शब्द मुझ तक पहुंचे, मैं ये कहूँ। जी जी जी। और ये तो सर आपकी विनम्रता है, लेकिन मैंने देखा है कि ये विनम्रता आपकी बिल्कुल स्वाभाविक विनम्रता है, क्योंकि जब से मैंने आकाशवाणी में कदम रखा उसके बाद से मैं निरंतर आपको देखता रहा हूँ, आपके काम करने की शैली और आपका जो बर्ताव सबसे मित्रवत रहा है। कभी किसी भी पद पे आप रहे तो ये नहीं लगा कि किसी को भी, कोई भी, आसानी से आप सुलभ थे सबके लिए। कोई भी अपनी समस्या लेकर जाए, कोई भी कभी आपसे कोई सहायता मांगने आ जाए, आपने हमेशा उसकी मदद की।
तो ये तो कहने की बात नहीं है, जिनकी मदद आपने की वो जानते हैं अच्छी तरह से कि किसकी आपने मदद की। लेकिन जो व्यवहार आपका मित्रवत रहा है, तो इसने हम सब लोगों को बहुत ही प्रेरणा दी है, शक्ति दी है और सर आज आप हमारे इस मंच पर आकर के आपने मेरा तो गौरव मान बढ़ाया ही है, इस मंच का ही बढ़ाया है। ये मंच आपसे सर गौरवान्वित हुआ है। बहुत-बहुत आपका आभार, धन्यवाद। किशोर, ये मंच मेरा भी है, क्योंकि सर आप भी प्लीज़, हमेशा जी, जी। मेरा नहीं आप सर। जी, जी। तो मैंने कई जगहों पे आपको देखा है, अभी भी जब आप सेवानिवृत्ति के पश्चात इतने सक्रिय हैं। आपने ज्ञानोदय का संपादन किया, ज्ञानपीठ प्रकाशन के निदेशक के तौर पे आपने काम किया और एक छायाकार, एक अमूर्त छायाचित्रों को लेकर भी काफ़ी कुछ काम किया है। हम उस पे आएँगे सर, लेकिन जो जिन बातों से आपने शुरुआत की थी कि बचपन मैंने तो आपके कई इंटरव्यू देखे हैं अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे और उनसे मुझे बहुत सी बातों का पता चला है, जो पहले मुझे नहीं मालूम थी। लेकिन ये है कि आपकी स्मृतियों में हमेशा आपका बचपन, आपका गाँव, ये सब कुछ धड़कता रहता है। तो ये स्मृतियाँ कहीं न कहीं दुःख भी देती हैं, लेकिन कहीं न कहीं शक्ति भी देती हैं। तो आपने उसको शक्ति की तरह अपनाया है। फिर भी यहाँ हम अपने दर्शकों, श्रोताओं, मित्रों के लिए जानना चाहते हैं कि बचपन को आपने किस रूप में देखा? और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, उसमें कितने काँटे आए रास्ते में? कितनी रुकावटें आईं? ताकि हम सब लोग उससे एक प्रेरणा ले सकें। देखिए किशोर, एक चीज़ तो ये मान के चलना चाहिए कि किसी भी आदमी की ज़िंदगी में दुःख सबसे बड़ी पूंजी होती है और दुःख की सबसे बड़ी शक्ति होती है। सुख तो आते हैं और सुखों का आना-जाना चलता रहता है। लेकिन अगर आपका जीवन अपना रास्ता बनाता हुआ दुखों से आया है, अभावों से आया है, असहायताओं से आया है और उस गरीबी से आया है, जिस गरीबी की कल्पना अब जब हम 21वीं शताब्दी में हैं और गाँव बहुत बदल गए हैं। एक तरह से वो सारी जगहें अब वो नहीं रही हैं, लोग भी वो नहीं रहे हैं। तो जब आप याद करते हैं तो आपको जो चीज़ें आती हैं उसमें मेरी यादों में मुख्य रूप से जो चीज़ें हैं उसमें एक तो ये है कि मेरे माँ-बाप अपना सारा सरमाया छोड़कर पैदल चलते हुए सतपुड़ा की पहाड़ियों को उन्होंने पार किया और रोजी-रोटी की तलाश में वो सबसे पहले दमोह जिले में और उसके बाद छिंदवाड़ा जिले में एक के बाद एक रोजंदारी के लिए घूमते हुए उन्होंने अपना जीवन बसर किया। लेकिन वो ये जरूर कहते थे कि जो जिस तरह से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन लोगों का साथ मिला। मतलब उसमें उस जमाने में जो कोयला खदानों में काम करते थे, रोजंदारी के सारे मजदूर थे, किसी को 2 दिन काम मिलता था, किसी को 3 दिन काम मिलता था। तो उस पूरे चक्र में होता ये था कि अगर हमारे माता पिता को 2-3 दिन का अगर काम मिला हुआ अंडरग्राउंड, तो वो 2-3 दिन उन 2-3 लोगों या परिवारों के लिए भी होता था जिनको उस वक्त काम नहीं मिला। यानी कि जो सामूहिकता थी वो आपको संघर्ष की ताकत देती थी। और जब हमें काम नहीं मिलता था तो वो लोग साथ में रहते थे। सब लोगों ने जब अपनी अपनी झोपड़ियां बनाई तो जंगल से लकड़ियां काट के सब लोगों ने दूसरे की मदद की, सब लोगों ने मिट्टी छोड़ी, सब लोगों ने दीवारें उठाई, सब लोगों ने छतों पर कबीली सजाया। तो वो जो एक सामूहिकता थी जिसमें नहीं था पैसा, कोई बात नहीं, जिसमें सुविधाएं नहीं थी, कोई बात नहीं, लेकिन वो एक जज्बा था कि हमको
किसी न किसी तरह से जिंदगी का एक मानी बना। कुछ नहीं होता था तो सतपुड़ा के जंगलों में चले जाते थे, और जंगलों में तो आपके लिए निःशुल्क कितनी चीजें होती है, आप शाकाहारी हैं तब भी और मांसाहारी हैं तब भी, तो वो एक सहारा होता था। तो हमारा जीवन जंगलों में बीता, हमारा जीवन उन बस्तियों में बीता जहाँ पर मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के, अपने महाराष्ट्र के, गुजरात के, केरल के, आंध्रा के लोग भी आए थे और काम कर रहे थे। जो पढ़े लिखे थे उनको बेहतर नौकरी मिली, जो अपढ़ थे वो दानों में नीचे गहराइयों में कर गए। तो मेरा रिश्ता उस अपढ़ माता पिता की छत्र छाया मैं पढ़ने लिखने लायक हुआ। मैं पेड़ों के नीचे पढ़ाई की, और पेड़ों के नीचे पढ़ाई की यानी कि सारे काम करने की। लेकिन आपको जंगल में समानांतर रूप से एक दूसरी पाठशाला थी, जिसमें कि आप इस प्रकृति को समझ सकते हैं। तो प्रकृति के जितने पाठ मेरे लिखे पढ़े में आते हैं, वो पेड़ों के साथ, नदियों के साथ, तालाबों के साथ आप पेड़ों पर चढ़ रहे हैं, आप गिर रहे हैं, आप नदी पार कर रहे हैं, आप मछली मार रहे हैं, आप तरह तरह के फल इकट्ठा कर रहे हैं घर के लिए। तो ये सारी चीजें थी। तो मेरा एक संग्रह, एक बहुत कोमल तान, वो पूरा इसी बैकग्राउंड में है, और मेरी डायरी की किताब है रात सतपुड़ा। सर, इस पे जी, आपकी जो ये यात्रा है, इस पर एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है। पहले हम अपने मित्रों को वो दिखाना चाहते हैं, फिर आपसे आपके संग्रहों और आपकी कविताओं पर हम बातें करेंगे। आज की रात आओ प्यार कर लें जी भरकर, न जाने कल ये रात नसीब हो ना हो। श्री लीलाधर मंडलोई हमारे चिरपरिचित कवि हैं, जो एक साथ रचनाकार, प्रसारक, छायाकार, फिल्मकार तथा निर्देशक जैसी अनगिनत भूमिकाओं में हमारे सामने प्रत्यक्ष होते रहते हैं। अगर रेडियो नहीं होता तो संगीत का जो विकास आज हम समूचे हिंदुस्तान में देख रहे हैं वो शायद नहीं होता, क्योंकि रेडियो कॉन्सर्ट्स की परंपरा भी हमारी ही परंपरा थी। श्री लीलाधर मंडलोई की साहित्य यात्रा की शुरुआत कविताओं से हुई, जिनमें घर घर घूमा, काल बाका तिरछा, भीजे दास कबीर, जलावतन, रात बिरात, मगर एक आवाज, एक बहुत कोमल तान, महज शरीर नहीं पहन रखा था उसने, क्षमा याचना, लिखे में तुक, मन बेपरवाह जैसे संग्रहों ने आज की कविता के समक्ष नई चुनौतियां पेश की। शायद शब्द ही अब मेरे हासिल की तरह जिंदा रह सके तो बहुत, जिंदा रह सके तो बहुत। कविता के अतिरिक्त श्री मंडलोई ने निबंध, डायरी, यात्रा वृत्तांत, आलोचना, अनुवाद और बच्चों के लिए कहानियां तथा संपादित पुस्तकों के जरिए लोकप्रियता के नए आयाम बनाए। चाक्षुष कला के क्षेत्र में श्री लीलाधर मंडलोई के अमूर्त छाया चित्रों की एकल प्रदर्शनी वाराणसी, भोपाल और जबलपुर में आयोजित हुई, जिसने कला समीक्षकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके अलावा श्री मंडलोई निरंतर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के निर्माण और निर्देशन से लेकर इनकी पटकथाओं के लेखन में व्यस्त रहे हैं। फिल्म का आज का भौतिक स्थान वर्तमान है, किंतु कथा तो अतीत की है। अतीत का फिल्मांकन आज होता है तो वर्तमान से वो चेतना के स्तर पर जुड़ जाता है। सुप्रसिद्ध कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित फिल्म आत्मसंभवा की परिकल्पना, पटकथा और निर्देशन में श्री लीलाधर मंडलोई की रंग और काव्य शिल्प के प्रति उनकी दृष्टि का अद्भुत सामंजस्य दिखता है। सेवानिवृत्ति पश्चात श्री लीलाधर मंडलोई ने भारतीय ज्ञानपीठ के निदेशक होने के साथ साथ प्रतिष्ठित पत्रिका
नया ज्ञानोदय के संपादन का कार्यभार भी बखूबी संभाला। श्री लीलाधर मंडलोई अपने समय के प्रतिबद्ध, सचेत और सृजनात्मक रचनाकर्मी हैं, जिन्हें इनके अवदान के लिए अनेक पुरस्कारों तथा सम्मानों से नवाजा गया है। इन सम्मानों में उल्लेखनीय हैं कबीर पुरस्कार, पुष्किन पुरस्कार, रजा फाउंडेशन पुरस्कार, नागार्जुन पुरस्कार, शमशेर बहादुर सिंह पुरस्कार और रामविलास शर्मा जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार। कब कहाँ से कविताएं लिख लेते थे और मुझे भी नहीं पता। मेरे ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और बहुत ही प्यारी कविताएं हैं, और मुझे पता नहीं था कि मेरे किस हरकत पे ये कविता लिख रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वाकई में ये 7 जन्म क्या 1000 जन्म भी हम लोग साथ रहे तो ये प्यार भरा साथ हमारा कभी ना छूटे, और मैं इनके जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। साक्षी हैं शब्द अंतर्राष्ट्रीय मंच उन्हें अपने बीच पाकर गौरवान्वित हुआ है, और ये मंच श्री लीलाधर मंडलोई का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। एक छोटी सी कोशिश थी सर, बहुत सुंदर कोशिश थी, और आपने तो बहुत सारी चीजों को जैसे समझ ली। मतलब मैं इसलिए आश्चर्य में था कि मुझे भी बहुत सारी चीजें मालूम ही नहीं, बहुत सारे चित्र और बहुत सारी छवियां जो थी, कब की थी, कहाँ की थी, लेकिन आपने ये बड़ा। थैंक यू सर। ये जी, इसके लिए मैं बहुत सारे जो मंच हैं, दूसरे मंचों जहाँ से सामग्री मैंने ली है, जैसे राज्यसभा टीवी से सामग्री मैंने ली है, तो मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और भी जिन मंचों से, जो अलग अलग जगहों से मैंने सामग्री एकत्रित की है, जिन्होंने आप पर फिल्में बनाई या जिन्होंने भी आपका इंटरव्यू किया, जहाँ से भी लिया, तो मैं उन सब के प्रति इस मंच से आभार प्रकट करता हूँ सर। तो जो आप बातें कर रहे थे कि बचपन से जो पहाड़, पशु पक्षी, नदी, प्रकृति सब आपकी कविताओं में, रचनाओं में बहुतायत से हैं। सतपुड़ा के जंगल हैं तो अंडमान का समुद्र भी है, उसके साथ साथ बस्तर का बूझमाड़ भी है। तो हम ये क्या कहें कि इन सब ने मिलकर आपको गढ़ा है सर? नहीं, वो तो यही है, आपके भीतर कुछ ऐसी चीज नहीं होती। देखिए, गॉड गिफ्ट जैसी बहुत सारी बातें हमेशा की जाती, लेकिन वो ईश्वर ने इस कायनात को जो आपके लिए बनाया है, शायद उसकी मंशा यही है कि आप उनके बीच जाएं, उनकी गहराइयों में उतरें, चीजों को देखें, अनुभव करें। ईश्वर ने अगर आपको 5 इंद्रियां दी है, तो उन 5 इंद्रियों से आप इस सृष्टि को कैसे अनुभव करते हैं और कितना अनुभव करते हैं, वही उसकी देन है। और वो आप जितना पा लेते हैं, तो वो अनुभूति से अनुभव तक की यात्रा में आपके लेखन में होती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं सृष्टि के साथ बना, और सृष्टि में प्रकृति तो मुझे बचपन से मिली। उसके बाद मैं जहाँ जहाँ गया, बहुत सारे देशों में भी गया, तो वो जो आपकी चाक्षुष संवेदना है और आपका वो जो ऑडियो सौंदर्य है, ये 2 चीजें आपके पास हमेशा साथ में होती है। और बाकी जो इंद्रियां होती हैं, सारी इंद्रियों के बारे में तो आप उनसे इस दुनिया को कैसे समझते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि चीजें आपको वहीं से मिलनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने कमरे में बैठे हैं और कल्पनाओं के सहारे सारा काम कर लेंगे, तो कल्पनाओं के सहारे चीजें बेहतर होती हैं, सुंदर होती हैं, उसका हो सकता है श्रृंगार पक्ष बहुत बेहतर हो जाए, लेकिन ठोस अनुभव तो आपको चाहिए। बिना ठोस अनुभवों के आप बहुत दूर तक साहित्य में और कलाओं में नहीं जा सकते, ये मेरा मानना है। और कम से कम आपकी जो दृश्येंद्रिय है, यानी जो चाक्षुष संवेदना है, वो बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। और आपकी जो श्रवणेंद्रियां हैं, वो बहुत जागृत और जीवंत जब तक नहीं होंगी,
तब तक आपको एक रचना में लाने वाला पूरा जो एक तरह से आप ये कहिए कि जिसको गुलजार सामान कहते हैं, वो सामान जब तक आपके पास नहीं है, वो आपके अनुभव संसार में नहीं है, तो फिर वो शायद वो बात नहीं होती। जैसे मैं मुक्तिबोध की एक बात का बहुत हामी भरता हूं, वो ये है कि आप ज्ञात से अज्ञात में कितना जाते हैं। अगर आप ज्ञात से अज्ञात में नहीं जाते तो फिर जो अदृश्य है वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो अदृश्य और अलक्षित की तरफ आपकी यात्रा आपको समृद्ध करती है। ये मैं बहुत गहरे से अनुभव करता हूं, और मैंने कोशिश लगातार यही की है कि वो जो मेरा संसार नहीं है उस संसार में किस तरह से प्रवेश करूं, चाहे वो मेरा स्थानीय संसार हो, चाहे वो मेरे देश का वो वस्तु संसार हो, या दुनिया का वस्तु संसार हो। वो आपको उस तक जाना तो पड़ेगा, और जाने के लिए आपको रास्ते खोजने पड़ेंगे। बिना उसके मुझे नहीं लगता कि ये चीजें संभव हो सकती। मैं इस कह रहा था किशोर जी, जो आपके भीतर होता है, किसी के मनुष्य के भीतर होता है, वो सोच और कल्पना के स्तर पर होता है। लेकिन उस सोच और कल्पना और उसके जो आयाम होते हैं वो तो बाहर जाने से मिलते हैं, तो वो मायांतर कहते हैं। मतलब जब तक बाहर की दुनिया से आपका एक तरह से सामना नहीं पड़ेगा, उससे वाबस्तगी होगी, उसको समझने की, उसको जीने की और उसके अर्थों को खोलने की आपकी तरफ से कोशिश नहीं होगी, तब तक आपके ना अनुभव समृद्ध होंगे और ना ही रचना में वो उस तरह से आ पाए। तो मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बाहर की दुनिया में रहूं। जैसे मुझे आदिवासी लोग से आता हूं, तो जितने संभावित आदिवासी लोग इस देश में हैं, मैं वहां गया और जाके मैंने जीवन को देखा और जीवन को समझा। आपको तो मालूम है कि अंडमान निकोबार में मैं करीब 3 साल रहा जी यात्राएं की, और उसमें से जो 4 जातियां हैं जो विश्व में सबसे दुर्लभ जनजातियां मानी जाती है, मैं उनके बीच में रहा। भी एक कोशिश की कि भाई आप कैसे उनके बीच में रहें। तो जो एक सोशल वर्कर हमेशा ऐसे होते हैं जो उनके साथ रहते आए हैं, जो उनकी भाषा को सीख भी चुके हैं। तो मैंने उनके साथ जाकर उनके नजदीक हैं, आए हैं, उन सारी चीजों को रिकॉर्ड किया, उसकी भी किताबें हैं। उनके जीवन पर मैंने लंबी श्रृंखला चल सकता हूँ, हमारा टाइम से मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि असंभव कुछ नहीं, उसे संभव बनाना पड़ता है, और संभव बनाने के अपने संघर्ष हैं। जैसे मैं एक बार अपने पोर्ट ब्लेयर से निकलता था तो 10-12 दिनों के बाद लौटता था। उस जमाने में कोई गेस्ट हाउस नहीं थे, कोई होटल नहीं थी। आपको किसी भी कोई सरकारी बिल्डिंग अगर आपको कोई मिल जाए तो उसके आते में अपनी ही आपको मॉस्किटो नेट और अपना सारा सामान खुद ही लेके जाना होता है। लेकिन वो एक जीवन था जिसको जीने की तमन्ना सीखने के लिए। तो मैंने इस तरह से, चाहे बस्तर हो, चाहे सर, आपकी कविताओं में वैसे भी एक जो जीवन का स्पंदन सुनाई देता है, वो हमेशा एक आशावाद की तरफ ले जाता है। एक लगता है कि एक कोई धूमिल सी चेतना आकर के जिसने मनुष्य को ढक लिया है या मनुष्यता को ढक लिया है, फिर वहां से कोई एक वो परत खुलती है। जैसे आपके चित्रों में भी ये दिखाई देता है, हम उस पर बातें करेंगे। जैसे एक कविता आपकी थी, तुम्हारे पाँव की आहट को भी धरती की तरह अनुभव किया है, तुम चले जाओ कितना भी दूर, उन हवाओं का शुक्र है जो तुम्हारी सुगंध लिए लौट लौट आती है, लौट आता है इस तरह जीवन। ये आप ही कविता है सर। तो ये मतलब
जी, और मैंने जो देखा है आपको, एक तरफ आप कविता अपने काव्य के माध्यम से रंगों की तलाश करते हैं और दूसरी ओर मैंने पाया है कि आप कहना चाहिए कि आपके जो अमूर्त छायाचित्र हैं, छायाचित्रों के माध्यम से एक नई काव्य भाषा आप गढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों का सामंजस्य बड़ा दुर्लभ मुझे लगता है। ये जैसे क्या है, मैंने जैसा आपसे कहा ना कि सारी चीजें इस बात के ऊपर निर्भर करती हैं कि आपकी चाक्षुष संवेदना जीवित और जागरूक है या नहीं। कविता में भी उसकी जरूरत है, चित्रकला में भी उसकी जरूरत है, फोटोग्राफी में भी उसकी जरूरत है, और फिल्मों के निर्माण में भी उसकी जरूरत है। और किशोर, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे दूसरी कलाओं में जाने पर जो सारे रास्ते मिले हैं वो कविता से ही मिले, क्योंकि कविता एक ऐसी विधा है, कभी महान चित्रकार पिकासो ने ही कहा था ये बात कि जो गद्य है, गद्य में सब कुछ आ सकता है, यहाँ तक कविता भी, लेकिन कविता एक ऐसी विधा है जिसमें सिर्फ कविता ही आ सकती है। तो पिकासो अपनी पेंटिंग्स थी, उनका एक गहरा संबंध कविता के साथ था। और कविताओं पर तो बहुत सारी पेंटिंग्स भी बनी है और एक लंबी परंपरा है। इसी तरह से देखेंगे कि पेंटिंग्स में संगीत पैरों की रचनाएं भी, ये पूरी रागमाला जो है इसका भी एक, ये कलाओं की जो परस्परता है उसको समझे बिना आप चीजों को, देखिए क्या है कि कविता में भी शब्द नाकाफी पड़ जाते हैं, मेरा ये मानना है। वो इसलिए भी नाकाफी पड़ जाते हैं कि कई बार जो दृश्य में आप देखते हैं तो कई रंग इस तरह से मिले रहते हैं कि किसी एक रंग के नाम से आप किसी एक चीज को पुकार नहीं सकते। संगीत में भी ये होता है कि बहुत सारे जो नवाचार होते हैं संगीत में, तो आप उस नवाचारों में पाते हैं कि या लोक से शास्त्रीय में और शास्त्रीय से अपने नवाचारों के साथ, तो अब आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कलाकार हैं या उनके जो वाद्य हैं, उनके साथ लोग पंडित रविशंकर से लेकर अभी के सारे कलाकारों में भी इस तरह के फ्यूजन संगीत जिसे कहते हैं। अब जैसे कोरियोग्राफी पंडित महाराज से लेकर अब देखिए उदय शंकर जी तक, उदय शंकर जी और बाद भी ममता शंकर जी, बहुत सारे लोग, उदय शंकर जी परंपरा। तो आप देखिए कि लोगों ने जो अपने घरानों से पाया था उसी पर नहीं स्थिर रहे, उसकी परंपरा साथ में रही, लेकिन उसके साथ उन्होंने प्रयोग तो लगातार आगे किए हैं, और इसलिए आपको एक नई भाषा या नई भाषा का रास्ता मिलता रहा है। जैसे रानी भावना में कथक थी, वो सूफियाना में, मतलब लखनऊ घराने की परंपरा उनके साथ है, बेजू महाराज की शिक्षा है, ये सारी चीजें। तो मूल चीज तो किसी भी घराने की एक ही होती है, तो लेकिन उसी में आप नया रास्ता ढूंढते हैं और नई दिशा। सर, कुछ कविताओं को आपके मुख से सुनना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो चाह रहे हैं, जुड़े हैं, और मैं खुद भी आपके मुख से सुनना चाह रहा हूँ। कुछ आप अपनी पसंद की कुछ कविता यहाँ जरूर सुनाएं, आपसे सुनना बड़ा अच्छा लगेगा। किशोर जी, मैं आपसे एक अनुमति लेते हुए सर, मुझे एक डायरी आई है, उसका नाम है ईश्वर कहीं नहीं, पुराना काल की है। तो है डायरी, पर वो एक तरह की पोएटिक डायरी है। तो अच्छा। आप गद्य में पद्य का जो एक आनंद है, आनंद या वो एक तरह की जो जुगलबंदी है जी, उसकी बहुत छोटे छोटे से टुकड़े हैं, लेकिन कोरोना काल की वो जो त्रासदी थी, वो जो तकलीफ थी, वो इसमें आपको मिलेगी। तो पहले तो मैं कुछ जरूर ईश्वर कहीं नहीं, इससे मैं
आपको जी, स्वागत स्वागत है सर। कितना चले पाँव जानते हैं, कितना चले पाँव जानते हैं, कितनी पीड़ा है पहले पैर और फिर पिंडलियां बयान करती हैं, कितना बोझ उठाया पीठ में और सिर पर दर्ज बोझ कितना था, ये दोनों जानते हैं। बच्चों को कैसे संभाला बाहों को मालूम है, वाह, बच्चों को कैसे संभाला बाहों को मालूम है, कितने आंसू बहे अब क्या बताऊं, कितने आंसू बहे अब क्या बताऊं। आप देख रहे हैं आंखें कितना सूज गई हैं, आप देख रहे हैं आंखें कितना सूज गई हैं। दूसरी है कि मैं चला और हवा साथ थी, मैं चला हवा साथ थी। एक परिंदे के पंखों में उड़ा, बादलों से पानी लिया, पेड़ों से फल। मुझे लगा सांसों में उड़ान हो तो सहारों की कमी नहीं है। मील के पत्थरों पर दूरियां पड़ते मैं आगे बढ़ता रहा। यात्रा असमाप्त सही, यात्रा असमाप्त सही, मैं भी असमाप्त हूँ। मैं अंधेरे उजालों को पार करता चलता हूँ। मैं ना रुकने में, मेरे ना रुकने में मेरा चलना है। मैं अंधेरे उजेलों को पार करता चलता हूँ, मेरे ना रुकने में मेरा चलना है, मेरे चलने में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वो जो पूरा का पूरा समय था और उस समय को जिस तरह से आप देख सकते हैं, उसको देखना ही उसको अनुभव करना होता है। जैसे कि कब्र खोदने वालों से पूछो, एक में कितने एक साथ सोए। ओह, कब्र खोदने वालों से पूछो, एक में कितने एक साथ सोए हैं, कितने अनाम दाह संस्कार हुए। शमशान घाटों से खबर लो, खबर एकदम सही खबर नहीं मिलेगी कहीं। जो लौटेंगे परिजनों को खोजते कहां, जो लौटेंगे परिजनों को खोजते कहां कहां भटकेंगे, कहां पाएंगे कोई सही पता। सचमुच वो अब अपनों को कभी पा सकेंगे क्या, सचमुच अपनों को कभी पा सकेंगे क्या। तो बहुत बढ़िया। इस तरह से आप देखेंगे कि एक पूरा कोरोना के पीरियड जिसमें हम अभी भी हैं, जी, वो सारी ये चीजें। मंडलोई सर, ये जो आपका गद्य है, जिसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये है तो डायरी के पन्ने, लेकिन इसका जो शिल्प है वो कविता और गद्य दोनों को लेकर के ये चलने वाला शिल्प है। और आपका जो गद्य है उसमें ये बात दिखाई देती है कि दोनों जगहों पर, चाहे कविता हो चाहे गद्य हो, उसमें जो आपके बिंब हैं वो बहुत गहरे और कहना चाहिए कि पारदर्शी हैं, कि हम उन बिंबों के आर पार जा करके देख सकते हैं। और मैंने तो ये पाया है कि वो बिंब जो आपके हैं वो नाद के भी हैं और राग के भी हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग आपकी पोस्ट देख रहे होंगे, पार्वती टेल्स के कई कड़ियाँ आपकी उसमें मिली हैं फेसबुक पे, और उसमें आपने एक यात्रा संस्मरण भी है, एक भाव भी है, एक मतलब बहुत सारी चीजें उसे मिलती हैं, एक दर्शन भी है उसमें। जैसे आप लिखते हैं कि मैं कई माह से पाँव के दर्द में हूँ, पहाड़ पर हूँ, दर्द में बाएं पाँव की लय और गति बदल गई है, लेकिन मैं बेताला नहीं हुआ हूँ। ये सब संगीत के उतार चढ़ाव हैं। उसने पहाड़ चढ़ने और उतरने में आरोह अवरोह की संगति पाली है। दाएं पाँव पर अधिक दबाव है, लेकिन दोनों में सहज संगति है। वे सम से शुरू होते हैं, सम पर आते हैं। मैं यहाँ प्रकृति से रोमांस में बहती हवा, नदी धूप में लय और ताल का यही चमत्कार पाता हूँ। मैं भी कभी कभी बेसुरा हो जाता हूँ, बेताला नहीं। जी 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 जी। दरअसल किशोर, हम जो लोग जिन लोगों ने रेडियो में काम किया है ना, वो कभी इस बात को ओन नहीं करते। मैं आपको बताऊं कि अगर मेरी कविताओं में जो लय है वो ठीक है, बचपन में मैं लोकगीतों के साथ था तो वो लय तो थी, लेकिन
जब आप रेडियो में काम करते हैं तो आपको सारी विधाओं के जो कलाकार मिलते हैं इनसे आपको जीवन का एक संगीत मिलता है, वो उनको सुनते हुए मिलता है, उनसे बात करते हुए मिलता है। और ये जीवन के सबसे अद्भुत अनुभव है जिन्होंने हमको एंगेज किया है। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिसको हम रेडियो में स्पोकन वर्ड कहते हैं, बोला हुआ शब्द, उसकी जी। महिमा को पाना, उसको समझना और उसमें गुफ्तगू करना, बातचीत करना और चीजों को पकड़ते हुए के अर्थों को खोलना, ये रेडियो में ही हो सकता है। वो एक तरह का जो नाट्य तत्व होता है वो भी रेडियो नाटकों से आपको मिलता है, जो कि कविता में आता है, वो चित्रकला में भी एक नाट्य तत्व होता है। तो हम्म। हमको ये सोचना चाहिए कि हमको अपने हिसाब से कितना मिला। मैं तो अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा शुक्रगुजार अगर किन्हीं दो माध्यमों का हूँ तो वो रेडियो और टेलीविजन है, क्योंकि एक ने मुझे ऑडियो सौंदर्य दिया, ऑडियो की इमेजेस का संसार दिया, जिसने विजुअल का संसार दिया। तो ये इन संसारों में, जो भिन्न संसारों में जाते हुए उनकी तहों में कुछ पाने की कोशिश करते हुए, ये चीजें आपकी कविता और आपकी कलाओं में आती है। मेरी रचनाओं में मेरी संगीत का भी तत्व तो आपको दिखाई देता है। जी। तो ये है कि आप मतलब उसका बिस्मिल्लाह खान साहब से लेके पंडित रविशंकर से लेके सबके साथ कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में, या तो स्टूडियो में या बाहर कंसर्ट में या किसी रिकॉर्डिंग में आप थे, इसलिए आपको वो सारी चीजें जानने की चीजें मिली और अनुभव में एक समृद्धि है। एक जगह तो आपने सर बड़ी अच्छी बात लिखी है, वो मुझे लगता है कि एक नई भाषा की खोज आपकी तरफ से हो रही है या हो चुकी है। आपने लिखा, रात यहाँ किशोरी अमोनकर है। तो ये बड़ा मतलब कि कितना बड़ा बिंब है ये, एक पूरी परंपरा को आपने एक लाइन में दर्शा दिया है। तो चांद से उतरती पहाड़ी में एक राग है जिसे देर तक और बार-बार सुनता जा रहा हूँ। तो ये जो आपकी भाषा है सर, इसमें आप अभी लगातार आपकी कड़ियाँ आ रही हैं और उसको पढ़ के बड़ा आनंद का अनुभव होता है और कुछ ना कुछ उसमें हासिल होता है। तो सर, आलोचना, निबंध, डायरी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत भी आपने लिखा, बच्चों के लिए लिखा और कितना कुछ आपने लिखा है और अभी भी लगातार आप लिख रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है सर कि क्या कुछ और बचा रह गया जिस पर काम आप करना चाहते हैं, नहीं कर पाए अभी तक? देखिए क्या है कि ये तो इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि जिंदगी आपको वक्त कितना देती है। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो चीजें मेरे पास है वो यूं ही छोड़कर चला जाऊं। मैं चाहता हूँ कि देखो, जैसे अभी जो मेरा नया कविता संग्रह आ रहा है, क्या बनी बात, इस शीर्षक से, छोटे प्रकाशन से, उसमें एकदम अलग तरह की कविताएं आप पाएंगे। मतलब मैं जिस तरह की कविताएं लिखता रहा हूँ, मेरा पिछला संग्रह जला वतन था, जो माइग्रेशन की तकलीफों को लेकर था। तो इसमें आप देखेंगे कि किसान आंदोलन भी है, कोरोना का पीरियड भी है और मेरी अपनी जो कलाओं को लेकर समझ और जो तरह के संघर्ष है उनके भी दृश्य है। तो कुछ एकदम नया किस्म का ये संग्रह है, उसमें कुछ लंबी कविताएं भी है। इसके अलावा मैंने अपने बचपन के संस्मरणों की एक श्रृंखला शुरू की थी, उसकी किताब, उसको आप आत्मकथात्मक कह सकते हैं। उसका काम मेरा हो गया है और मैं उसको एक तरतीब दे रहा हूँ। तो मुझे के ऊपर मैं एक अपनी तरह के नोट्स की एक किताब कर रहा हूँ, जिसको मेरा शिल्प तो डायरी का है, तो डायरी कर रहा हूँ जिस तरह का मैंने मुख्य को समझा। और खासतौर पर आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि हर रचना जो होती है, खासतौर पर जो कविता हो, उपन्यास हो, और उसमें
जो विजुअल डिस्क्रिप्शन होता है कविता में, तो लगभग 70-80% विजुअल डिस्क्रिप्शन होता है। वो नेचर का हो सकता है, वो अमूर्त हो सकता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है। उसको केंद्र में रखकर कभी कोई बात नहीं की जाती, वो वाला हिस्सा छूट जाता है। आप किस पे जाते हैं? कोटेबल कोट्स पर। मुख्य बोध के सबसे चर्चित कोटेबल कोट्स ये है, जो आलोचना है वो चलती रहती है। मैं उससे थोड़ा सा डिफर करके एक दूसरी तरह की डायरी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, काफी कुछ लिख लिया है। तो वो हो सकता है कि उसमें जिस तरह से मैंने मुक्तिबोध की विजुअल इमेजरी को या उनकी ऑडियो इमेजरी को या उनकी सिनेमेटिक लैंग्वेज को जिस तरह से या जिस तरह की थिएट्रिकल लैंग्वेज को जो कविताओं में आती है, जो समझा है उसको मैं थोड़ा सा सर बीच में मैं क्षमा करेंगे, आपको रोक रहा हूँ। जब आपने मुक्तिबोध की चर्चा की ही है तो आत्मसंभवा का थोड़ा सा अंश दिखाया था। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और दर्शकों को उसके बारे में बताया जाए और दिखाया जाए। तो जो बात आप कह रहे हैं कि मुक्तिबोध की चेतना को आप फिल्मों में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अभी दिखाई देगा। तो मनुष्य अपने से परे जा सकता है, वह जाता भी है, गया भी है और जाएगा ही। ना जाने कौन सा अज्ञात मेरा इंतजार कर रहा है। चाहिए मुझको दीप्त अनवस्था इतनी कि स्वयं ही टूटकर शून्य गगन में ब्रह्मांड धूल सा बन जाऊं, फैल जाऊं, तन जाऊं, फैल जाऊं, तन जाऊं। ये एक छोटी सी झलक कोशिश की और इसके लिए मैं आभारी हूँ इस पूरी टीम के, जिन्होंने इस फिल्म के निर्माण में मदद की और उन्होंने किया। इसमें तो आपके सुपुत्र सुचिंत जी भी हैं। जी जी, वो भी है, जैसे वो फिल्म स्टूडियो पूना से हैं जी। और वो पागल है, जितना पागल मैं हूँ। आपकी फिल्म भी काफी पागल लग रही है, बहुत क्रिएटिव है भाई। अच्छे से जी, तो ये थोड़ा-सा मैं और इसमें जब आपने जिस पागल की बात की, तो थोड़ा-सा उनका भी नज़रिया देख लिया जाए। पिता का जो योगदान होता है वो उन्होंने बखूबी निभाया है। मतलब बचपन में चलने फिरने से लेके, पढ़ने से लेके, गाड़ी सीखने से लेके, हर चीज़ में हमेशा साथ रहे। नेपाल की जो भूकंप का जो किस्सा था, उस टाइम दौरान मैं वहीं पे था और मैं फंस गया था। तो वो काफ़ी चिंतित थे क्योंकि फ़ोन वोन नहीं लग रहा था, कुछ भी बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो फिर जब 2-4 दिन बाद उनको खबर मिली कि मैं खैरियत है, सब ठीक है, तो जाके उनको काफ़ी रिलीफ मिला। लेकिन 4 दिन जो थे वो काफ़ी मुश्किल थे, वो सो नहीं पा रहे थे, किसी से बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने उस वक्त पे जो मेरे पे कविता लिखी है भूकंप से रिलेटेड, जिस पे मैं फंस गया था, वो काफ़ी अच्छी है। आई कैन से ही इज़ द बेस्ट मैन इन माई लाइफ, बेस्ट विशेष फॉर हिम। थैंक यू डैड। ये सौजन्य राज्यसभा टीवी का है सर। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब कोई जी चीज नहीं, जो है बस इतना ही है, उसके भीतर वो बोलता है और फिर उसके बाद अपने काम में लग जाता है। हाँ, तो ये जो लीगेसी है जिसकी बात आप थोड़ा पहले कर रहे थे कि वो कहीं न कहीं ट्रांसफ़र होता है, तो वो लीगेसी आपकी गई है। जिस तरह से आपके सुपुत्र में आई है, हम लोगों ने भी आपकी लीगेसी को कैरी किया है, बहुत हद तक कोशिश की है। उतना तो नहीं हो पाया लेकिन बहुत हद तक कोशिश की है कि
उसको हम लोग भी आगे ले जाएँ। लेकिन सर इसमें हम और जो बात करना चाह रहे हैं आपसे कि आपने एक छायाचित्रों को लेकर के, कैमरे को लेकर के आपने बहुत सारा काम किया है। जैसे प्रकृति और रंगों के साहचर्य से आपका बहुत जो छाया आप अमूर्त छायाचित्र हैं आपके, उनका संबंध बहुत गहरा है। आपने बेसिकली वो मेरी अमूर्त जो छायाकारी है या फोटोग्राफी है उसके बारे में बात की है। दरअसल हुआ यूं कि मुक्तिबोध मेरे सबसे प्रिय कवि तो हैं ही, इसके अलावा शमशेर हैं, चंद्रकांत देवताले हैं, और मैंने पाया कि उनके साथ ही और भी जो छायावाद के दौर के कवि हैं, उनकी कविताओं में विजुअल डिस्क्रिप्शन तो होता है, लेकिन एक विजुअल डिस्क्रिप्शन ऐसा भी होता है जो एब्स्ट्रैक्ट है। अगर आप उनकी कविताओं को पढ़ें और खासतौर पर लंबी कविताओं को, तो उसमें आपको बहुत सारे अमूर्त दृश्य मिलेंगे, अमूर्त छायाएं मिलेंगी, अमूर्त चेहरे मिलेंगे, और इसके अलावा कुछ ऐसा लगातार सक्रिय संसार जो अलक्षित है, लेकिन इस समाज में उसका बहुत बड़ा रोल है। और वो पॉलिटिकल विजुअल डिस्क्रिप्शंस भी इस तरह के आपको मिलते हैं। तो मुझे ये लगा कि ये जिस तरह से कविताओं में ये एब्स्ट्रैक्ट लाइफ और एब्स्ट्रैक्ट सोसाइटी आई है, उससे मुझे किसी तरह से, तो मुझे लगता है कि 8-10 साल हो गए होंगे, और मैं 8-10 साल से कैमरा उठाता हूँ सुबह और चला जाता हूँ, और ऐसे जो दृश्य हैं, चाहे वो जंगल में मिले, पेड़ों में मिले, पहाड़ों में मिले, चट्टानों में मिले, यहाँ तक कि कोयले के ढेर में मिले, तो जहां वो मिलते हैं, दीवारों में, जो पुरानी दीवारें हैं, जो एबेंडेंट रेलवेज के इलाके हैं, तो वहां आप देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट जो उस तरह के विजुअल्स हैं वो बहुत बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो मैं मिड शॉट और क्लोजअप में ज्यादा काम करता हूँ। थोड़ा सा सर उस विजुअल्स को थोड़ा सा हम अपने दर्शकों के लिए दिखाना चाहते हैं, एक नजर, फिर हम इससे बातें करेंगे सर। चाक्षुष कला के क्षेत्र में श्री लीलाधर मंडलोई के अमूर्त छाया चित्रों की एकल प्रदर्शनी वाराणसी, भोपाल और जबलपुर में आयोजित हुई, जिसने कला समीक्षकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो ये कुछ एक थे, मेरे पास तो बहुत सारे थे चित्र जो दिखाए जा सकते थे, लेकिन सर इसमें जो अमूर्त की तरफ आप गए, मुझे तो लगता है कि चूंकि आपने रेडियो में, आप शुरू से रेडियो में ही रहे, तो उसमें तो रेडियो तो अमूर्त को मूर्त रूप में प्रस्तुत करने का काम करता है, और टीवी तो अपने आप में मूर्त है ही। तो फिर आप उसके बाद फिर अमूर्त में की तरफ आप गए, तो कोई खास कारण उसका था, या उसमें कुछ ऐसा आपको मिला, और उसमें कौन सा पक्ष आपको लगता है कि ज्यादा प्रभावित करने वाला है? विषय को देखने की दृष्टि है, या कैमरा है, या फिर आज की तकनीक, हम किसे कहें? देखिए क्या है, एक तो ये मान के चलिए, चाहे रेडियो हो चाहे टेलीविजन, ये दोनों अमूर्त को मूर्त करते हैं, ये सही बात है, लेकिन वो न्यूज एंड करंट अफेयर्स का मामला है। लेकिन जब आप रेडियो और टेलीविजन पर थिएटर करते हैं, या आप म्यूजिक की बात लें, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है। आप क्लासिकल म्यूजिक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा आपके लिए? या जो रेडियो में एक लंबी परंपरा में, जहाँ पर सलील चौधरी से लेकर और पंडित रविशंकर से लेकर मनी शंकर शास्त्री से लेकर जो वाद्ययंत्र की जो रचनाएं करते थे, वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो वहां पर भी काम करते हुए जो इलाके एब्स्ट्रैक्ट के थे, वो थे, तो मेरा ये मानना है कि रेडियो और टेलीविजन से मैंने
एब्स्ट्रैक्ट के लिए कोई संवेदना ग्रहण नहीं की, ये थोड़ा सा कहना गलत होगा। मैंने रेडियो से भी ग्रहण की और टेलीविजन से भी। अब मनुष्य से ज्यादा अमूर्त क्या है? मनुष्य के मन की गहराइयों को आप कभी नहीं जान सकते। उसी तरह एक सबसे अच्छा बना हुआ कार्यक्रम है हमारे यहाँ, तो पंडित कुमार गंधर्व से लेकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब से लेकर बड़े गुलाम अली खान साहब से लेकर तमाम लोग आज, तो उनकी जो आपके पास रिकॉर्डिंग्स है, उन रिकॉर्डिंग्स में आप देखेंगे कि जब वो संगीत की बात करते हैं तो सुनते हुए भी वो चीज आपको एब्स्ट्रैक्ट लगती है। अब जैसे एक इंटरव्यू में आर्काइव में सुन रहा था बड़े गुलाम अली खान साहब को, तो उन्होंने एक जगह कहा कि मैं सुर को ढूंढ कर और देख कर गाता हूँ। अब ढूंढना तो समझ में आ सकता है, हालांकि ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन सुर को देख कर गाना क्या हुआ? तो इसी तरह से बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने बिल्कुल अनोखी बातें कही हैं। बिरजू महाराज कहते हैं कि जहां से शब्द की भूमिका खत्म होती है वहां से हमारा नृत्य भाव में सामने आता है। जी। अब शब्द भी एक जगह पर जाकर अपनी भूमिका को छोड़ देते हैं और वो भाव में आते हैं, और भाव तो आप एब्स्ट्रैक्ट पहले ही पाते हैं भाव को, क्योंकि जितनी भी चीजें भाव के जरिए दिखाई जाना चाहती है वो सब आप पूरी उसी तरह से नहीं पकड़ पाते, क्योंकि नृत्य में एक कथा साथ में चलती है। अगर वो कथा आपके संज्ञान में ना हो, आपकी स्मृति में ना हो, तो भाव आप समझ नहीं पाए। तो जब आज की रचनाएं नृत्य में आएंगी या आज का कोई काम संगीत में आएगा या आज की कविताओं पर कोई थिएटर आएगा, तो आप पाएंगे कि वो एब्स्ट्रैक्ट है। कई बार चीजों को एब्स्ट्रैक्ट में समझना ही उसकी ब्यूटी है। वो उसका रचनाकार भी चाहता है, उसका निर्देशक भी चाहता है, उसका गायक भी चाहता है। अब अनहद तक संगीत का जाना वो क्या है, या कबीर का जो कलाकार होना क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट को हम किसी जटिल और अबूझ चीज की तरह ही लेते रहे, लेकिन वो हमारी परंपरा में आप देखेंगे कि वो है। अब जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो जो सदियों से आपके सामने आ रही है, आप देखेंगे कि उसमें तो जरूरी थोड़ी है कि आप पेंटिंग का कोई अर्थ जानना चाहते हैं, आप पेंटिंग को फील करना चाहते हैं। आप जब फील करते हैं, जब उस पेंटिंग के भीतर उतर जाते हैं, तब आपको उसके अर्थ दिखते हैं। एक कहानी सामने रखकर पेंटिंग को समझना सबसे मेरे ख्याल से गलत किस्म की कोशिश है। तो इस तरह से मैंने भी छोटी छोटी सी चीजों को, छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट में जाकर कोशिश की कि उसको मैं एक तरह से क्लिक कर सकूं विद इन नो टाइम जैसे वो है, और फिर उसमें मैं जाके उसके नेगेटिव फॉर्म में जाके मैं देखता हूँ कि उसके डिटेल्स क्या है, और फिर उसके बाद जाके फिर मैं एक काम करता हूँ जिससे मैं की गहराई में उतरता हूँ। नेगेटिव में जाना है तो उसकी गहराई में उतरना भी है ना। जैसे रोड को जाना है तो आप एक्सरे क्यों करवाते हैं? उसी तरह से मैं जो लेता हूँ मैं उसके निगेटिव में भी जाता हूँ, ताकि मुझे उसमें उसके डिटेल मिले, और उस डिटेल के को ही मैं ऊपर लाता हूँ अपने किसी काम में। अब ये एक प्रोसेस है जिसको करके ही समझा जा सकता है। तो मैं अपने एब्स्ट्रैक्ट में काम करता हूँ। वाह! ये सर वैसे तो माध्यम कोई भी हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे टीवी हो, चाहे वो साहित्य हो, फिल्म हो या छायाचित्र हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, तो रंग तो हर जगह होते हैं, और रंग के साथ एक दृष्टि भी होती है जो व्यक्ति उस माध्यम में काम करता है। तो जब एक से दूसरे माध्यम में वो गुजरता है उससे हो करके, तो बहुत सारी उसके साथ रचना प्रक्रिया भी चलती है कि उस माध्यम की जो एक डिमांड है, उस डिमांड को कैसे पूरा किया जाए।
तो साहित्य और सिनेमा के अंतर संबंधों पर भी आपने बहुत जगह बात की है। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्री जैसे अभी हमने मुक्तिबोध की दिखाई और भी शायद आपने किया होगा जो मैं नहीं ढूँढ पाया। तो ये क्या लगता है कि अभी का जो सिनेमा है और साहित्य पर तो सिनेमा बनाने की बहुत कोशिशें हुई हैं, कुछ अच्छी बनी भी हैं, लेकिन बहुत सारी खराब भी बनी हैं। तो ये क्यों कोशिशें बेकार हो जाती हैं कि साहित्य और सिनेमा को जब लेने की कोशिश होती है तो? देखिए क्या है कि एक तो हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से किताब में कहानी है जी। लगभग उसी तरह से वो फिल्म है, लेकिन लिखने वाला तो एक लेखक था, लेकिन उसको फिल्म में जो ट्रांसफॉर्म करना है तो हर निर्देशक की अपनी कल्पनाशीलता होती है। जैसे शतरंज के खिलाड़ी ठीक वैसी नहीं बनी जैसे प्रेमचंद ने लिखी है, उसको आज के युग से जोड़ा या फ्यूडल सिस्टम का जो एक रखते हुए खत्म होना था या उसको लेकर जिस तरह की जो शतरंज खेलते हैं उनकी अपनी जो सोच थी और वो कैसे जमाने के को प्रभावित कर रही थी। तो सत्यजीत रे में कॉस्ट्यूम में म्यूजिक में वो सारा बैकग्राउंड है, मैं कहीं कोई बात नहीं, लेकिन कहानी को उन्होंने आज से जोड़ा। तो निर्देशक को इस बात की छूट होती है, चाहे थिएटर में हो और चाहे उसमें फिल्म में हो। तो वो दरअसल डायरेक्टर का मीडियम है और डायरेक्टर के मीडियम में उसकी अपनी कल्पनाशीलता है, उसकी अपनी सोच है, उसको वो जोड़ना चाहता है, आज के समय से जुड़े या पुराने समय में ही दिए हुए समय की जो कहानी है उसमें कोई तब्दील करके वो कोई ऐसा पक्ष दिखाना चाहे। तो ये मतलब दुनिया की सारी भाषाओं में, तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो विवाद की है। ये हमारी सामान्य जो पाठकीय या जो दर्शक की चेतना है, तो दरअसल वो हमने जो पढ़ा है वो हमारे दिमाग को डिक्टेट करता रहता है, वो हमारी स्मृति को हांट करता रहता है, उससे अलग कुछ होगा। अब जब फिल्म बना रहे थे सत्यजीत रे तो वो जमाने का लखनऊ मिला ही नहीं, वहाँ इतने इलेक्ट्रिक के तार और इतनी सारी चीजें बदल गई थी, तो वो तो एकदम नया लखनऊ था। लेकिन किसी तरह से पुराने लखनऊ को उन्होंने पुनर्जीवित अपने मीडियम, अपनी चेतना और अपनी समझदारी के साथ किया। तो आज ये बताइए कि 21वीं शताब्दी में जब तक कुछ बदल गया है, आप प्रेमचंद के अलावा शरदचंद्र की कहानी ले लें, किसी की कहानी ले लें, बहुत सी कहानियों पर सर बनी है, तीसरी कसम बनी है रेणु पर, या गाइड फिल्म बनी है, बहुत सारी अच्छी फिल्में भी बनी है इस पे। अच्छी फिल्में बनी है, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे शैलेंद्र थे, अब शैलेंद्र लोकेल को भी जानते थे, वो रेणु की कहानी को भी जानते थे, वो समय को भी जानते थे, वो क्या चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और अपने हिसाब से उन्होंने फिल्म बनाई। लेकिन उस फिल्म में भी उनको गीतों का सहारा लेना पड़ा। संगीत एक बड़ी प्रॉपर्टी हो सकती थी, वो प्रॉपर्टी है, और जिस तरह के दृश्यों को उन्होंने अंकित किया है, वो स्थानीयता उसमें बनती है। लेकिन आजकल फिल्में तो मुंबई में बनती है, कहानी होती है कहीं और की, पेरिस में जाके बनने लगती है, कहीं और जाके बनने लगती है। तो देखिए अब जरूरतें दूसरी तरह की, अब जो कथ्य है, कथ्य का अन्वेषण एक निर्देशक कैसे करता है और उसके माध्यम से क्या कहना चाहता है, अपने समय से जोड़ते हुए, अपने समय के आगे को प्रशस्त करते हुए उस तत्व को अंजाम देता है। तो मुझे लगता है कि हमको देखने की दृष्टि भी बदलनी चाहिए। एक संस्कार है, जैसे रचना को पढ़ने का एक संस्कार होना चाहिए, उसी तरह से देखने का संस्कार भी होना चाहिए। अब नेटफ्लिक्स बहुत सारी चीजें आ रही हैं, अब वो सीधे उन कहानियों पर जा रही है जहाँ पर क्राइम बहुत ज्यादा है या राजनीति बहुत ज्यादा है। लेकिन सर ये आपने बड़ी अच्छी बात उठाई है, जो FTT प्लेटफॉर्म्स हैं, अब तो फिल्में भी रिलीज होने लगी हैं उस पे, इन सब क्राइम और ये सब सीरियल्स के अलावा। तो अब तो प्लेटफॉर्म बहुत सारे हो गए हैं,
ये प्लेटफ़ॉर्म अलग है, सिनेमा हमेशा रहा है, साहित्य हमेशा रहा है। रेडियो और दूरदर्शन एक बहुत पुराना माध्यम है और कहना चाहिए बहुत समर्थ माध्यम है। अपने ज़माने में ये जो काम हुआ है वो काफ़ी समृद्ध विरासत है हमारी। लेकिन आपने तो दोनों जगहों पे काम किया और बखूबी किया। क्या लगता है कि आज जिस जगह पे ये दोनों संस्थान हैं, रेडियो और दूरदर्शन, यहाँ होना चाहिए था अभी? देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पहुंच चुके हैं और ये कब तक सस्टेन करेंगे ये भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए बीइंग पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर सरकार की एक जिम्मेदारी थी इसके साथ। तब सरकार के साथ रहते हुए भी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के भीतर संगीत को, कलाओं को और प्रसारण की दूसरी विधाओं को आपने जिस ऊंचाई पर पहुंचाया था, उसके लिए अब संसाधन नहीं है और अब तो सारी चीजें या तो स्पॉन्सर्ड है या बेच दो। आप जो प्रोग्राम बिक सकते हैं तो उन्हीं के आधार पर ये सारी चीजें चल रही। तो अब मुझे लगता है एक तो वो लोग जो बहुत क्रिएटिव होते थे वो पीढ़ी खत्म हो चुकी है। अब अगर कोई क्रिएटिव है भी तो काम अभी भी कर सकता है। अभी तो मतलब आप अपने आर्काइव से ही एक नए तरह की ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास वो निगाह हो। लेकिन अब संसाधन नहीं है और शायद अब वो जो इच्छा होती है कि क्रिएटिव ढंग से चीजों को पुनर्जीवित करें या उसका पुनर्वास करें, वो चीज अब है नहीं। क्योंकि जो लोग इन दिनों काम कर रहे हैं, मुझे उनके प्रोफेशनलिज्म को लेकर, उनकी क्रिएटिविटी को लेकर, उनके रेडियो और टेलीविजन के मूल लंबे दशकों की यात्रा के अनुभव को लेकर तो एक ही बात कहनी कि सर इसमें अगर हम जी देखें तो दोष किसका है? अगर आपके कैमरे की भाषा में कहें कि तस्वीर क्यों बिगड़ी, तो तस्वीर क्यों बिगड़ी? रोशनी के कारण बिगड़ी या लेंस के कारण या शटर के कारण या मिरर के कारण? आखिर वो पिक्चर प्रकाशित क्यों नहीं हुई? दोष किसका है? देखिए क्या है कि जब आप टेलीविजन की बात करते हैं तो टेलीविजन में तो कैमरा हो, लाइट हो, स्टूडियो हो, एडिटिंग हो, इन सारी चीजों में लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। तो आपको इक्विप और इक्विप होना का मतलब ये नहीं है कि आपको सामान मुहैया करा दिया गया है, उसके साथ उसकी जो एक्सपर्टीज थी वो आप लेके आए नहीं। यानी कि वो लोग जो क्रिएटिव लोग हैं जिनकी वजह से कोई तस्वीर बनती जिसको आप कह रहे हैं, लोग तो है। अगर आप स्पॉन्सर्ड में और कमीशन में और एक तरह से स्लॉट बेचने में सारा काम करेंगे तो बाहर वाले को क्यों पड़ी कि वो उस मेयार को जो कि दूरदर्शन का मेयार होता था उसको बनाए रखते। अल्टीमेटली वो जो पैसा लगा रहा है पैसा कमाने के लिए लगा रहा है, तो वो ऐसी कहानी ढूंढेगा जिसमें ये सारी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा ना हो। मतलब एक क्लोजअप और मिड शॉट का तो आजकल सारे सीरियल का संसार हो गया है। मतलब वो डेप्थ जो चाहिए होती है तो वो डेप्थ तो आपको किसी सीरियल में विजुअली दिखाई नहीं देती। तो देखिए क्या है कि जब चीजें दूसरों के हाथ में चली जाती है तब आप उस तस्वीर को फिर से नहीं पा सकते जो तस्वीर आपने अपने हाथों से बनाई थी। और अपने हाथों से बनाने का मतलब ये होता है कि उसमें दृष्टि भी आपकी है, उसमें ब्रश भी आपका है, उसमें कलर्स भी आपके हैं, उसमें मेहनत भी आपकी है। तो अब तो इस विधा से तो कुछ हो नहीं रहा, इसलिए टेलीविजन ड्रामा खत्म हो गया, रेडियो का ड्रामा खत्म हो गया, सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई। फीचर जिस तरह से हमारी एक बड़ी पूंजी होती थी, आंखों देखा हाल जैसा
जो पूरा माध्यम है वो तो हम ही लेके आए थे, उसका फॉर्म हमारा ही डेवलप किया हुआ था। तो अब ये सारी चीजें धीरे धीरे खो गई। तो ये खो गई हैं तो ये क्यों खोई है, इसको जब आप सोचते हैं तब आपको पता चलता है कि ये अपने आप नहीं खोई है, ये खो जाए इसके लिए भी जिम्मेदारी भीतर के और बाहर के लोगों की रही है। मैं तो जितना अपने 34-35 साल की नौकरी में जान सका, वो सब मैंने धीरे 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 करके जितने परिवर्तन हुए हैं, वो परिवर्तन मूल क्रिएटिविटी के खिलाफ ही हुए हैं। वो क्रिएटिविटी के खिलाफ हुए हैं और पूंजी के पक्ष में हुए हैं, क्योंकि आपको कार्यक्रमों से पैसा कमाना था। हम बहुत संस्कृति की बात करते हैं, उसके संरक्षण की भी बात करते हैं, उसके संवर्धन की भी बात करते हैं, लेकिन अब वो बात नहीं है जैसा मैं अनुभव करता हूँ। तो मैं यही बता रहा था कि जो मैंने लगभग 34 सालों में लगातार इन दोनों माध्यमों में होते हुए परिवर्तनों को देखा है, और किस तरह से पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग की मूल अवधारणा से वो धीरे धीरे एक तरह से पूंजीवादी अध्ययन में चली गई। तो धीरे धीरे जो चीजें मूल रूप से कलाओं से संबंधित थी और उनसे आप पैसा नहीं कमा सकते थे, तो आपने वो सारा समय वहां से उठाकर उसको कमर्शियल कर दिया, और उसमें जो कंटेंट आता था वो बाहर से आता था, क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड हुआ करता था, या आपको पूरा का पूरा स्लॉट या टाइम आप दे देते थे। जी उसे कंटेंट का शरण शुरू हो गया, क्योंकि वहां पर वो सब आने लगा जिससे पैसा कमाया जा सकता है। या जो एजेंसीज हैं या विज्ञापन देने वाली जो कंपनियां हैं, उनके अपने भी इसरार होते हैं कि उनको किस तरह से कंटेंट चाहिए, तब वो पैसा लगाएंगे। ये तो सही बात तो है। तो जब आपके स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम शुरू हुए तो 3-4 बड़ी कंपनियां थी, सबसे ज्यादा उन्हीं के विज्ञापन, उन्हीं के कार्यक्रम हुआ करते थे। तो वस्तु और अंतर वस्तु दोनों के ऊपर एक प्रभाव पड़ता था। उसमें अपेक्षित जो तब्दीलियां होती थी वो भी सब हमने होते हुए देखी। तो सर, हमारे मित्र कुछ जुड़े हुए हैं और इस विषय पर कुछ उनकी राय भी है और आपसे भी जानना चाह रहे हैं सर। महेंद्र मोदी जी हम लोगों के मित्र हैं, आप जान रहे हैं सर। वो कहते हैं जी जी, हम सब लोगों ने कहा इसके पीछे, वो कहते हैं कि इसके पीछे माफ करें बहुत वेल प्लान्ड षड्यंत्र थे। अब मैं उस भाषा में नहीं कह रहा हूँ, पर कह तो मैं भी वही रहा हूँ। भाषा अलग है, लेकिन हमारे एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं अरविंद माधव जी, वो लिख रहे हैं सर कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के चार्म धूमिल होने से शब्द अपनी मर्यादा खोता जा रहा है, स्कूल के करिकुलम में डालना चाहिए। पता नहीं ये इस विषय में सर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो उनकी दृष्टि है और उनका सोचना सही है, लेकिन हम इसमें सहमति या असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जो इसको एग्जीक्यूट करने वाली जो आजकल किस तरह का कंटेंट विद्यार्थियों के लिए होता है, आप जानते हैं। जी जी, ये राजीव कुमार शुक्ल जी हम लोगों के मित्र हैं, वो भी हालांकि बहुत बाद में वो जुड़े, वो शुरू का आपका नहीं सुन पाए। वो लिखते हैं कि जंगल, समुद्र और पहाड़ से अपने नातों पर कुछ बोलिए। तो शुरू में आप तो बहुत कुछ बता चुके हैं, कुछ और कहना चाहें सर? कहिए कि वो फिर जब ये यूट्यूब चैनल पर या कहीं आए तो उसे देख लें कि तो बोलना इस कार्यक्रम के हित में नहीं होगा। जी जी जी, तो बहुत सारे हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, सबका नाम नहीं लेना चाहता। मंडलोई सर से तो बहुत सी बातें करनी है। अभी तो सर आपने सेवानिवृत्ति के बाद
ये तो खैर जो आपने बातें कही वो सच्चाई है, हम सब लोग उसके भुक्तभोगी हैं। और ये तो बस अब ये हम लोग तो रोते ही रहे ज़िंदगी भर कि हम लोग को प्रमोशन नहीं मिला, हम लोग को जो मिलना चाहिए था, जो पद या जो जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ हम लोग नहीं पहुँचे। तो ये अब इस विलाप से कोई उसका मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि अब उससे बात आगे जा चुकी है। अब ये संस्था जिस स्थिति में पहुँच चुकी है, तो उसमें अब हम लोगों के विलाप का कोई मतलब नहीं है। अब तो जो होना था हो चुका। लेकिन इस संस्था ने हमें बहुत कुछ दिया है सर, इससे कोई इनकार नहीं है और किसी को भी इनकार नहीं हो सकता। इस संस्था ने मान-सम्मान, प्रतिष्ठा, बच्चों की परवरिश के लिए पैसा और सब कुछ दिया है। तो इसलिए हम लोग बावजूद इन कमियों के और खामियों के और इसके भी हम लोगों ने इस संस्था के प्रति बहुत वफ़ादारी के साथ काम किया और 100% की जगह 200% दिया। और ये सर आपसे भी सीखा है। देखिए जी। किशोर, ऐसा क्या है कि हम लोग जितने भी लोग काम करते रहे, चाहे प्रोग्राम इंजीनियरिंग हो, रिसर्च हो, मेरा अपना ये अनुभव कहता है कि सब ने बहुत मेहनत से और अपना जो बेस्ट हो सकता था वो देने की कोशिश लगातार की। और इन दो मीडियम में हमें जो दिया उसके लिए तो हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन इस देश को भी बहुत विरासत में खासतौर पर सांस्कृतिक पक्ष को लेकर अगर बात की जाए तो वो भी चीजें दी हैं जो कोई प्राइवेट चैनल दे ही नहीं सकता। बिल्कुल। अब ये अगर मान लो आप सिर्फ दो चीजों से कोई हिस्ट्री करना चाहें तो ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन के जो अभिलेखागार हैं उसमें जो कुछ इस देश की संस्कृति को लेकर, सभ्यता को लेकर जो कुछ भी है वो तो किसी भी चैनल के पास नहीं। लेकिन यह है कि समय के साथ हमने जो कुछ कमाया था उसको इन्वेस्ट कर उससे कमाने का या उससे कुछ पाने का जो एक रोडमैप बनाना चाहिए था वो इस तरह से बनाया नहीं या बनाने ना दिया या आपके सामने दूसरे तरह के दबाव आ गए। अभी भी आप चाहें तो एक दुनिया बनाई जा सकती है और ये है कि उसमें सिर्फ क्रिएटिव लोग जिनको की इस मीडियम की समझ है वो तो जरूर इसमें कुछ कर सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि बाहर से कुछ लोग आकर काम करें और आप वो पालें, तो जब से ये बाहर से आने का सिलसिला शुरू हुआ तब से ये सारी चीजें धीरे धीरे शर्म के तौर से गुजरी है और अभी भी गुजर रही है, ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि ये दोनों माध्यम सर बहुत स्पेसिफिक माध्यम है। इसमें एक हम लोगों ने आने के बाद भी बहुत सारी ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग हमारी लगातार होती रही। हम लोग जिस बैकग्राउंड से आए थे उसमें साहित्य, संस्कृति, समाज मतलब वो कला के क्षेत्र थे, बहुत सारी चीज़ों को हम लेकर आए थे। तो एक हमारे पीछे एक कुछ ना कुछ चीज़ें थी जिन्होंने सपोर्ट किया हमें इस माध्यम में काम करने के लिए और फिर हमने अपने को मांझा निखारा। बस एक चीज देखो किशोर, एक चीज समझनी चाहिए कि आपके यहाँ तो बच्चों से लेके बुजुर्गों तक और स्पेशल ऑडियंस प्रोग्राम ये सब होते हैं। आज जितने भी फॉर्मेट थोड़े से हेर फेर के साथ जितने दूसरे चैनल या माध्यमों में आ रहे हैं वो ओरिजिनल वो फॉर्म्स हैं वो सब और जो फॉर्मेट्स हैं वो रेडियो टेलीविजन की देन है। ऐसा नहीं कि आपने अपने पास से कोई नई चीज पैदा कर दी है। आज आप अगर कोई चीज पैदा भी कर रहे हैं तो आप बाहर के कंटेंट का तर्जुमा कर रहे हैं या उसके फॉर्म का तर्जुमा कर रहे हैं। लेकिन सारे फॉर्म को हम लोगों ने इनोवेट किए थे, हम लोगों ने एक तरह से इजाद किए थे, उसको स्टडी किए थे और उसमें सारी संभावनाओं की जगह बनाई थी। तो ये कहना, अच्छा उसके अलावा भी अगर क्लासिकल म्यूजिक में चले जाए, लाइट में चले जाए, फोक में चले जाए, सेमी क्लासिकल में चले जाए, ये सारे फॉर्मेट्स तो चाहे स्टूडियो रिकॉर्डिंग के हो सॉरी या कंसर्ट्स के हो, सब हमारे आजमाए हुए हैं या हमने उनको एक रूप दिया था, उसी को हेर फेर के साथ बाकी दूसरे माध्यम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कहना कि हमने क्या दिया, हमने तो विरासत दी,
संस्कृति एक परंपरा देती है, सभ्यता एक परंपरा देती है, तो हमने भी एक परंपरा ब्रॉडकास्टिंग की इस देश को दी है, हमें उसको है। ये अलग बात है कि आज हम जिन हालातों में है या जिन हालातों को देखकर दुखी है, वो हमारा बहुत निजी है, क्योंकि हम सेंसिटिव है, अगर कुछ अच्छा करने के लिए सेंसिटिव है, तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है उसके लिए भी सेंसिटिव। बिल्कुल सर। तो हमको इस बात का एक तरह से संतोष है, मैं गर्व की बात नहीं करता, संतोष है कि जितनी भी तरह के फॉर्म्स है, फॉर्म्स किसी न किसी रूप में रेडियो और टेलीविजन ही बनाकर दिए, जिनके बाकी दूसरे माध्यम आज इस्तेमाल। सर, सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने एक नई तरह के क्षेत्र में कदम रखा, जो संपादन का है। ज्ञानपीठ और नया ज्ञानोदय के संपादक के तौर पे भी आपने काम किया और भारतीय ज्ञानपीठ के निदेशक के तौर पे भी काम किया। तो ये अनुभव आपका सर कैसा रहा? थोड़ा सा इतर तो होगा ही निश्चित तौर पे। देखिए, क्या है कि संपादन की एक मूल चेतना तो रेडियो टेलीविजन में रहते हुए आपके भीतर होती है, आप रेडियो के प्रोग्राम संपादित करते हैं। मैंने 5 मैगजीन्स, नेशनल मैगजीन्स उस समय इंट्रोड्यूस की थी, या रेडियो के अलावा टेलीविजन में भी जितने प्रोग्राम्स नए फॉर्मेट्स में आए थे। डीडी भारती का तो जो शुरुआत हुई थी, तो उस समय मैं ही डीडी जी हुआ करता था, और मुझे याद है, उसको आज भी लोग याद करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग है। हमने कमानी में 3 प्लेटफॉर्म बनाए थे, और 3 प्लेटफॉर्म पर एक साथ कार्यक्रम चल रहे थे। अच्छा। ऊपर कुमार और मंजीत बाबा थे जो चित्र बना रहे थे, नीचे परवीन सुल्ताना गान रही थी, एक प्लेटफॉर्म से निदा फाजली एंट्री ले रहे थे। तो ये इस तरह की जो इनोवेशन, मतलब इस तरह का कोई इनोवेशन की किसी स्टेज को 3 भागों में बांटकर, और तीनों में कुछ चल रहा है, और कलाओं का जिस अंतर संबंध की हम बात करते हैं, कलाओं के अंतर संबंध का वो सबसे सर्वश्रेष्ठ नमूना था जो हम लोगों ने बनाया था। और परवीन सुल्ताना को सुनते हुए कुमार जी ने और मंजीत बाबा ने पेंटिंग बनाई थी। तो वो खूब विलक्षण अनुभव था कि हम सब लोग हॉल में बैठकर ये तीनों कलाओं को एक साथ देख रहे थे, और उनके असरात, उनके प्रभाव भी साथ में थे। और जैसे कहा जाता है कि लोकप्रिय कवि सम्मेलन होते हैं, वही लोग मतलब स्क्रिप्ट रख के नहीं पढ़ते हैं, उनको सब याद रहता है, मुखाग रहता है। तो नरेश सक्सेना और निदा फाजली दोनों ने जिस तरह से कविता पाठ किया था, वो लगभग एक आश्चर्य की तरह था। मतलब ना हिंदी वाला कम था, ना उर्दू वाला कम था। वो एक जो हिंदी और उर्दू का जो दुआब हमने बनाया था, जो इस समय खो रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंट्स भी हम लोगों ने किए हुए थे। और मैं आज भी बताता हूँ कि जितने भी पुराने लोग हैं जिनकी उम्र हमारी तरह 60 के पार कर गई है, किसी भी तरह का प्रोग्राम आए, वो डीडी भारती में म्यूजिक के प्रोग्राम या कलाओं के प्रोग्राम को आज भी देखते हैं, और उनसे मेरी बात होती रहती है, यार वो जमाने में प्रोग्राम बनाया था, आज भी देखे तो वो उतना ही ताजा लग रहा था। तो ये तो क्या है ना कुछ। तो अब ये है कि आजकल मूल्यांकन की परंपरा वो साहित्य में भी कम हो गई है, और इस तरह के माध्यमों का मूल्यांकन तो होता ही नहीं। जी बिल्कुल। तो अब आप ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन होता है कि आप किस हद तक जाकर अपने किए का भाष्य कर सकते हैं। हमने भी बहुत सारी गड़बड़ियां की हैं, ये नहीं कहते कि लोगों से गड़बड़ियां नहीं हुई होंगी, हुई है, लेकिन जो गड़बड़ियां हमको करनी पड़ी वो पीने की नहीं दबाव में करनी पड़ी। वो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाला मामला आ गया था, इसलिए वो कमर्शियल रास्ते पर जाना पड़ा। तो ये सारी चीजें है। और सबसे बड़ी बात ये है कि तो क्या वाकई कॉर्पोरेशन बनने के बाद जिस आज़ादी की बात हम करते हैं,
कार्यक्रमों के निर्माण में, जैसे BBC में, वो हमको नहीं मिलता। नहीं तो स्थिति कुछ और होती, ऐसा मुझे आज भी लगता है। बहरहाल जो हम लोग कर सकते थे वो हमने किया, जो हमसे नहीं हो सका उसका हमें खेद है, ये बात तो हम सर ये मैंने जानना चाहा था आपसे कि भारतीय ज्ञानपीठ का अनुभव कैसा रहा आपका, कुछ उसके बारे में। आप बोले हुए शब्द के माध्यमों से लिखित में आते हैं तो उसका शास्त्र अलग होता है, इस शास्त्र को आपको समझना पड़ता है। और मुझे याद है कि मैंने नया जानवर का पहला ही जो अंक किया वो एक ऐसे विषय पर था जिसका कोई अंक नहीं निकला था, वो करीब 2.5 से पेज करता है, तो सरहद विशेषांक, सरहद के जीवन के बारे में लोगों को बहुत कम नॉलेज होता है, क्योंकि सरहद के इस पार का जीवन, सरहद के उस पार का ये जो बिंदु है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और वो अच्छी चीजें भी होती हैं, खराब चीजें। वहां पर रह के 5 साल में मैंने संपादन की कला सीखी। साहित्य की जितनी विधाएं हैं उन विधाओं में रेडियो और टेलीविजन में रहते हुए जो पढ़ नहीं सका, उसको पढ़ने का एक काम किया। फिर संपादन की जो विरासत थी, उस विरासत को मैंने लगभग 70-80 साल का जो साहित्य उपलब्ध था संपादित रूप में, ज्ञानपीठ में सुरक्षित था, वो सारी चीजें मैंने पढ़ी, पुराने अंकों को देखा, उसके बाद किताबों का जो प्रोडक्शन है उसका जो इल्म है उसको प्राप्त किया और बहुत अच्छी किताबों को छापने का सुख भी मिला। तो ये सारी चीजें एक ही चीज पर होती है कि एक माध्यम में काम करते हैं तो माध्यम के अनुभव आपके साथ होते हैं, दूसरे माध्यम में जाते हैं तो पहले माध्यम का जो पागलपन होता है उस तरह का एक दूसरा पागलपन होता है जो दूसरे माध्यम को लगता है। तो मैं एक दीवानगी में काम करता रहा, या अभी भी मैं एक पत्रिका विशेषण का संपादन करता हूं। जी मैंने अभी का जो अंक निकाला वो भारतीय चित्रकला का। जी, अब देखा है मैंने। इस तरह से नहीं जानता, लेकिन चित्रकला के बारे में फिर मैंने पढ़ाई की, मैंने दोस्तों से बातचीत की, चित्रकारों से मिला, उनके अनुभव और किसी भी प्रकार से पेंटिंग्स की जाती है, टेम्परा से लेकर अभी एब्स्ट्रैक्ट तक, उनको जानने सीखने उनकी प्रोसेसिंग की कोशिश की। इसी बीच में ये भी हुआ कि मैं जब यूरोप में गया था तो वहाँ के सारे म्यूजियम्स मैंने बहुत इत्मीनान के साथ देखे। तो आप मतलब चित्रकला हो, संगीत हो, नाटक हो, सारी विधाओं में जब तक कुछ गहरे में नहीं जाते हैं तो कुछ मिलता नहीं। तो कहते हैं ना, समुद्र में उतरेंगे तब मोती मिलेगा। तो मेरी कोशिश ये रही है, मैं कितना सफल रहा हूँ, असफल रहा हूँ, विफल रहा हूँ, ये एक दूसरी बात है, लेकिन मैं अपनी कोशिश को लेकर बड़ा ईमानदार हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ, जो मेरी कोशिश में, मेरी मेधा में आ सका उतना मैंने किया या उतना कर रहा हूँ। सर, एक नंदिता चक्रवर्ती हैं जो आकाशवाणी की ए ग्रेड गायिका हैं, यहाँ पटना से हैं, बहुत सुमधुर गाती हैं, गीत गजल भजन तीनों में वो ए ग्रेड हैं। वो सर लिख रही हैं, सर आप जैसे पदाधिकारी गण ने रेडियो की गरिमा को बढ़ाया, आकाशवाणी को सदा गर्व रहेगा आप लोगों पर। आज आप जैसे उत्कृष्ट कार्यकर्ता के अभाव में संस्था का हाल सबके सामने है। बाल्यावस्था से एक कलाकार के रूप में आकाशवाणी से जुड़े रहने के कारण आज ऐसी हालत देखकर अतिशय दुख होता है। हम सबों को दुख हो रहा है। ये तो इस दुख को जिनको समझना चाहिए वो नहीं समझे। मैं तो इन्हीं कलाकारों के बीच में रहा, मैं इन्हीं कलाकारों के बीच में रहा, मतलब लोकगीत गायकों से लेकर शास्त्रीय संगीत के गायक और चित्रकार और नाटककार, मतलब सारे लोगों के बीच में रहने का ये जो पूंजी का साम्राज्य मिला, मैं उसको पूंजी का साम्राज्य कहता हूँ कि
किसी एक विधा को अगर अपने उत्कर्ष पे जाना है तो सारी विधाओं का कुछ ना कुछ उसमें होता है। मतलब इसी तरह का मैंने अभी वो जो पार्वती टेल्स है, पार्वती टेल्स में जरूर हाँ इसी भाव भूमि पर अनुभव करते हुए लिखा था शब्द। शायद लगभग ऐसे ही थे या कोई अलग रहे, तुरंत स्मृति में के साथ। जी तो ये सर बहुत मैं तो कृतार्थ हूँ सर कि आज आपसे साक्षात्कार करने का। देखिए, आपसे बात करके मैं कृतार्थ हुआ, क्योंकि इस सर तरह की बातचीत होती नहीं है हमारे सोशल मीडिया पे। मतलब जी सारी बात दूसरी होती है, जिसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है, क्या बता दें। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है सर मेरे लिए, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मुझे लगता है कि जो मतलब विजुअल के साथ आप इस तरह से कार्यक्रम को कर रहे हैं, उससे जो आपके दर्शक हैं वो सिर्फ एनरिच नहीं होते, एनरिच होने के साथ उनकी समझ भी एनहेंस होती है कि चीजों को किस तरह से देखना चाहिए। तो उनका जो सौंदर्य बोध है उसको विकसित करने के लिए भी आपने इसमें काफी सामग्री रखी हुई। ये बात नहीं है कि कुछ विजुअल्स मुझसे संबंधित आपने दिखाए हैं, आप हर कार्यक्रम जरूर दिखाते होंगे जहाँ जहाँ संभव होता होगा। तो ये एकदम नया किस्म का प्लेटफॉर्म आपका बनेगा, क्योंकि इसमें आपका अनुभव बोल रहा है, और जो रेडियो टेलीविजन से आपको मिला उसको अपनी संवेदना के स्तर पर, अपने ज्ञान के स्तर पर आपने संजोया हुआ है। तो ऐसे एंकर मिलना भी बड़ा मुश्किल है। सर ये मैं फिर कहूँगा बहुत बड़ा मेरे आज तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। और आप सर इतना समय दिया आपने और इतनी अच्छी बातें की, लोगों ने तो बहुत पसंद किया और उनके सबके नाम लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सब लोग आपसे कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, सभी आपको जानते हैं और आपसे प्रेरित होते रहे हैं। तो मैं उन सबों के प्रति भी बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जुड़े रहे और सर को सुना। और आभार इसलिए भी प्रकट करना चाहता हूँ कि ये तो मैं नहीं जान सकता कौन कौन जुड़े, लेकिन उनके साथ काम करते हुए मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा होगा और मैं उसका भी एहसान अदा करना चाहता हूँ, और ये मौका मिल रहा है तो करना चाहिए। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार सर। फिर कभी आपके तो इतने विषय हैं कि अगर एक विषय पर हम चर्चा करना चाहें तो 1-1.5 घंटे का समय कम पड़ेगा, लेकिन सभी विषयों को समेटते हुए कोशिश मेरी रही कि सार्थक बातचीत एक हो जाए थोड़ा-थोड़ा। तो बड़ा आनंद आया सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आभार सर, नमस्कार। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सर। साक्षी है शब्द।